program. There are three types of machine in the market for this purpose. So their details are as follows. हमें क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर मशीन ए, मशीन बी एंड मशीन सी. इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, थ्री मशीनरी दिए हुए हैं. और उसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन. अभी फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन ए की प्राइस कितनी दी हुई है हम लोग को, जो फर्स्ट है 17,500. मशीन बी दी हुई है हम लोग को 12,500 और मशीन सी की दी है हम लोग को 9,000. उसके बाद हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड सेविंग कॉस्ट दिया हुआ है. सो एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर वैल्यू 400, 750 एंड 250 एज इट इज दिया हुआ है. सही है. सो एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस पर ईयर दिया हुआ है हम लोग को 2750, 6000 एंड 2250. ठीक है. उसके बाद दिया हुआ है एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर ईयर. मशीन ए के लिए डैश, मतलब कुछ नहीं है. मशीन बी के लिए 400 और मशीन सी के लिए भी डैश, मतलब नील. सो एक्सपेक्टेड सेविंग इन डायरेक्ट मटेरियल पर एनम 100 रुपीज दिया हुआ है मशीन ए के लिए. ठीक है. बी के लिए कुछ नहीं दिया हुआ, नील है. उसके बाद सी के लिए दिया हुआ है 250. ओके. उसके बाद दिया हुआ हम लोग को एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर. क्या है एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, कितना आता है मशीन ए के लिए 750. मशीन बी के लिए एडिशनल कॉस्ट आता है पर ईयर 550 और मशीन सी के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है 500. उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन. सो कितना दिया हुआ है, ए के लिए कुछ नहीं, बी मशीनरी के लिए हमें 800 दिया हुआ है और सी के लिए कुछ नहीं. ठीक है. उसके बाद एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ मशीन कितना दिया, मशीन ए के लिए जो पूरी लाइफ है 10 ईयर्स. उसके बाद मशीन बी के लिए 6 ईयर्स और मशीन सी के लिए दिया हुआ है 5 ईयर्स. तो मशीन के लाइफ दिए हुए और उसके बाद टैक्सेशन दिया हुआ है 40% ऑफ प्रॉफिट. जैसे हम कभी मतलब मशीन जब हम परचेस करते हैं तो उसके अंदर क्या हमें खर्चा आता है, उसका स्क्रैप वैल्यू क्या होगा एक टाइम के बाद, उसके अंदर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या थे, उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम एक्सपेक्टेड सेविंग इसके हिसाब से क्या थे, उसके बाद एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी हमें उसके अंदर एज पर मेंटेनेंस, एज पर सुपरविजन, ये हम इसके अंदर सब देखने वाले हैं. ठीक है. और हमें उसके हिसाब से उसका डायरेक्टली आंसर निकालना होगा. तो फर्स्ट और उसके बाद हमें लाइफ दिया हुआ है कि कितनी कौन सी मशीनरी की कितनी लाइफ है. ठीक है. सो उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे क्या दिया हुआ है. देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट. क्या एडवाइस करना है मैनेजमेंट को, विच टाइप ऑफ मशीन शुड बी परचेज ऑफ द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड. कौन सी मशीन हमें खरीदनी चाहिए एज फॉर पे बैक पीरियड. बीएमएस यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम आया था. सही है. सो आई थिंक मैं 2 साल पहले शायद प्रॉब्लम आया था यूनिवर्सिटी के अंदर. देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. जैसे मैंने आपको कहा था हमें डायरेक्टली इसका आंसर निकालना होता है. तभी आप पूछेंगे कि इसका परफॉर्मेंस डायरेक्टली दिया हुआ है बुक के अंदर, मतलब क्या कि उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है. जैसे कि आंसर के अंदर दिया हुआ है एज इट इज, ये परफॉर्मर के इस हिसाब से ही आएगा. जैसे कि सबसे पहले हम जब कॉस्ट फाइंड करते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले हमारी स्क्रैप वैल्यू से. उसके बाद हम डिप्रिसिएशन तक पहुंचेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है हमारी एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप. सो हम लोग की स्क्रैप वैल्यू दी है ऊपर. सही है. तो एस्टिमेटेड सेविंग स्क्रैप से कैलकुलेट करेंगे. फर्स्ट ए के लिए 400, बी के लिए 750 और सी के लिए 250 एज इट इज दिया है यहाँ पे. देखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद हमें एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस. सही है. एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस 2750, 6000 एंड 2250. ठीक है. 2750, 6000 एंड 2250. उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दिया हम लोग को एक्सपेक्टेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल. सो एक्सपेक्टेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया हुआ है हम लोग को, 100 रुपीज डैश एंड 250. सही है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों की टोटल करेंगे, मतलब टोटल सेविंग कॉस्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल सेविंग कॉस्ट जो दिए हुए उसके हमें क्या करना है, एडिशन करना है. मतलब क्या कि सबसे पहले हमारा एस्टिमेटेड ऑफ सेविंग, मतलब देखिए इसका परफॉर्मा कैसा है. फर्स्ट एस्टिमेटेड ऑफ सेविंग स्क्रैप, एस्टिमेटेड सेविंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस और एस्टिमेटेड ऑफ सेविंग इनडायरेक्ट मटेरियल. ये तीनों का क्या दिया हुआ है, सेविंग के हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले इनको एक अलग ग्रुप के अंदर लेंगे. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीन लेंगे हम लोग, एस्टिमेटेड सेविंग इनडायरेक्ट मटेरियल. सो ये तीन हुए. सो हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड सेविंग की टोटल करेंगे. ठीक है. सो टोटल ऑफ सेविंग. सो लेट्स सी फर्स्ट कैसे आता है टोटल इसकी. फर्स्ट ऑफ ऑल 400 मशीन ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, 2750 प्लस 100. ओके. कितना आया, 3250 मशीन ए के लिए. मशीन बी के लिए कैलकुलेट करेंगे 750, उसके बाद 6000, उसके बाद दिया हुआ है 6, यस इतना ही दिया हुआ डायरेक्ट. उसके बाद क्योंकि दूसरी कॉस्ट नील दी हुई है, सो टोटल आएगा इसका 6750. ओके. और मशीन सी के लिए 250
प्लस 2250 प्लस 250, सो 2750। तो हमें टोटल सेविंग क्या मिला? 2250। जैसे कि हमने पहले सेविंग के लिए कैलकुलेट किया, स्क्रैप वैल्यू से लेके हमारा सेविंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। सो टोटल सेविंग हमें मिला 3250 फॉर मशीन ए, मशीन बी के लिए मिला हम लोग को 6750 और मशीन सी के लिए मिला 2750। देखिए जब भी आप अगर इसको परफॉर्मा में लिखना चाहोगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एस्टिमेटेड ऑफ सेविंग स्क्रैप वैल्यू, पहला फर्स्ट जो सेक्शन आएगा वो सेविंग के लिए आएगा, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप, एस्टिमेटेड सेविंग इन डायरेक्ट वेजेस, एक्सपेक्टेड सेविंग इन इनडायरेक्ट मटेरियल। ये क्या हो गया फर्स्ट के लिए। उसके बाद क्या, सेविंग के बाद क्या आएगा, उसकी कॉस्ट, कॉस्ट के हिसाब से लेंगे। उसके बाद में हम उसका डिप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, एडिशनल कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अभी सेविंग के बाद ये इसका आता है कॉस्ट का। सो एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल पर ईयर, ए के लिए कुछ नहीं दिया है और बी के लिए सिर्फ 400 रुपीज दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे लेंगे नथिंग, और यहाँ पे दिया हुआ है 400 और 0। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, कौन सी कॉस्ट दी हुई हम लोग को, उसके बाद दिया हुआ है एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। सो ए के लिए 750, बी के लिए 550 और सी के लिए 500। एज इट इज हमें यहाँ पे लेना है 750, 550 और 500। एंड द लास्ट वन इज अवर कॉस्ट, कौन सी दी हुई है हम लोग को, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस पर ईयर, ये होने के बाद एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, सो डैश 800 और डैश, सही है। सो एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन कितना में से बी के लिए क्या है, 800 है, सही है। सो अभी टोटल एडिशनल कॉस्ट की क्या करना है हम लोग को, टोटल करना है सबसे पहले। सो हम क्या करना है इसके बाद, अब इसकी हमें टोटल एडिशनल कॉस्ट की टोटल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमारा टोटल सेविंग कितना दिया हुआ है 3250, सही है। और उसके बाद हमें दिया हुआ है एक ही एडिशनल कॉस्ट फॉर मेंटेनेंस ए के लिए, मशीन ए के लिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, सही है, कितने दिया है 750। सो टोटल एडिशनल कॉस्ट कितना मिला इसी मशीन ए के लिए हम लोग को 750, सही है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हम लोग की जो टोटल सेविंग है वो कितनी है 3250, सही है। और उसमें से बताया हम लोग को कि 750 क्या दिया हम लोग को टोटल एडिशनल कॉस्ट। तो हम डायरेक्ट जो ऊपर दिया हुआ है टोटल सेविंग में से उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेस करेंगे। सो 3250 माइनस 750, हाउ मच यू विल गेट हियर 2500, समझ में आया। सो उसी तरह बी के लिए भी करेंगे हम लोग को 6750, और उसके बाद में हम लोग का जो टोटल एडिशनल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है टोटल एडिशनल कॉस्ट हम लोग को यहाँ पे 1750, सो माइनस 1750 इज इक्वल टू विल गेट 5000 हियर। मतलब क्या करना है, जो हमें टोटल सेविंग मिली है उस टोटल सेविंग में से हमें टोटल एडिशनल जो कॉस्ट है वो क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, नेक्स्ट है मशीन सी के लिए कितनी टोटल आई थी 2750 माइनस कितना दिया हुआ है टोटल एडिशनल कॉस्ट हम लोग का 500, सो वी विल गेट हियर 2250। समझ में आया, कैसे आया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, जो हमें हमने वैल्यू निकाली। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट डिप्रिसिएशन निकालना है। अभी डिप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं हम लोग, हमारा कितना जो एस्टिमेटेड लाइफ मतलब जो ईयर्स दिया हुआ है, सही है, वो लेंगे वो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। लेकिन कैसे करेंगे कि हम लोग का जो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब उसकी जितनी लाइफ रहेगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मशीन ए के लिए क्या दी हुई कॉस्ट ऑफ, हम लोग की कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है 17,500, जो प्राइस आती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सही है। सो 17,500 डिवाइडेड बाय कितना है लाइफ मशीन की 10 ईयर्स, तो कितना आया 1750, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1750 आया है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है 12,500, सो 12,500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है हम लोग का 6, तो कितना आया 2083, ठीक है, मशीन बी के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे 2083। एंड द नेक्स्ट वैल्यू मशीन सी के लिए दी है हम लोग को 9,000, सही है। सो 9,000 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 1,800 डिप्रिसिएशन। तो कितना आया हम लोग का डिप्रिसिएशन यहाँ पे 1,800। अभी क्या करना है, हमें इसके अंदर से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, सही है। सो क्या करेंगे हम लोग की टोटल वैल्यू दी है मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, उसमें से हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन जो हमें मिला है वो लेस करेंगे। So let's see 2500
माइनस 1750 इज इक्वल टू वी विल गेट 750, जो यहाँ पे मिले हम लोग को डिप्रिशिएशन आफ्टर टैक्स। सही है। सो उसके बाद क्या आया है नेक्स्ट देखेंगे, 5000 माइनस कितना मिला है हम लोग को 2083 डिप्रिशिएशन। सही है। सो 2917 आया यहाँ पे 2917। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को 2250 माइनस क्या दिया हुआ है हम लोग को 2250 माइनस हम लोग को जो डिप्रिशिएशन कॉस्ट निकाली हमने कितना 1800। सो वी विल गेट हियर 450। समझ में आया कैसे आया। सो ये क्या मिला हम लोग को, ये हम लोग को मिला है यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही है। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर डेप्रिशिएशन। सो उसके बाद में हमें क्या करना है नेक्स्ट टैक्स। सो टैक्स कितना दिया था हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, टैक्सेशन एट 40% ऑफ प्रॉफिट। सही है। सो उसके ऊपर कितना हमें क्या 40% निकालना है। सही है। सो लेट्स सी। तो फर्स्ट कितना मिला हम लोग को 750 मिला है। सो 750 मल्टीप्लाई बाय 40%, सो इज इक्वल टू विल गेट 300। सही है। तो मिला है यहाँ पे 300 एक मशीनरी के लिए उसका टैक्स। नेक्स्ट देखेंगे कितना आता है 2917 मल्टीप्लाई बाय 40%, सो वी विल गेट हियर 1167। देखिए 1167 डेसिमल आगे 8 है, इसके मैंने क्या किया उसको 7 दिया। सो 1167। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ हम लोग को 450। सो 450 मल्टीप्लाई बाय 40%, सो कितना आया नेक्स्ट आता है हम लोग को 180। सो हम क्या करेंगे आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स क्या करते हैं हम लोग हमेशा लेस करते हैं। सो 750 माइनस 300, सो इज इक्वल टू वी विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 450। समझ में आया। उसके बाद सेम वैसा ही करेंगे, कितना मिला था हम लोग को 1167 माइनस टैक्स है हम लोग का कितना मिला टैक्स नीचे हम लोग को कितना मिला देखिए। सबसे पहले हम लोग को जो डिप्रिसिएशन टैक्स होने के बाद 2917 माइनस कितना मिला 1167, सो इज इक्वल टू वी विल गेट 1750। उसके बाद में नेक्स्ट था हम लोग का 450, सो 450 माइनस कितना मिला 180, सो वी विल गेट 270। समझ में आया तक कैसा किया हम लोग ने, हमने क्या किया इसका टैक्स लेस किया। अभी क्या करना है लास्ट स्टेप के अंदर हमें दिया हुआ है कि आपको डिप्रिसिएशन जो आपने निकाला था उसको ऐड करना है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर। सही है। सो आपका डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए कितना था 1750 और आपकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है 450। सो 450 प्लस 1750 हाउ मच वी विल गेट 2200 फॉर कैश इनफ्लो। ओके फर्स्ट मशीन ए के लिए सेम लाइक हियर 2083 फॉर सेकंड ईयर डिप्रिसिएशन प्लस हाउ मच रिमेन्स अमाउंट 1750, सो विल गेट 3833 आया है यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है 270 प्लस 1800, सो वी विल गेट 2070। समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए उसको। ओके लक्ष द्या जरा आता इथं आपल्याला जो ह्यांनी आपण जो आता प्रॉब्लेम घेतला याच्यामध्ये, ठीक आहे। सो हा प्रॉब्लेम जो आपण आता कॅल्क्युलेट केलाय इस्टिमेटेड, तो हा इस्टिमेटेड कॅल्क्युलेट करायच्या अगोदर आपल्याला जे वरती दिलेलं होतं त्याचप्रमाणे आपण घेतलंय। फक्त ह्याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण काय केलंय की आपलं इस्टिमेटेड ऑफ सेव्हिंग कॉस्ट हे एकत्र घेतलंय, त्याची काय केलंय आपण ऍडिशन केलंय बरोबर। मग त्याच्यामध्ये आपला स्क्रॅप व्हॅल्यू आहे, सेव्हिंग आहे, एक्सपेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल आहे, त्याचं आपण काय केलंय ऍडिशन केलंय, त्याला आपण बोलूया टोटल सेव्हिंग नंबर 1 त्याला दिलंय, तर आम्ही जाईल टोटल सेव्हिंग। त्याच्यानंतर आपण सेव्हिंगच्या नंतर कॉस्ट कॅल्क्युलेट केली, कोणत्याला कोणती कॉस्ट लागली आहे। मग ऍडिशनल कॉस्ट काय आहे त्याच्यासाठी मटेरियलमध्ये किंवा मशीनसाठी, तर ऍडिशनल कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, ऍडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनन्स, ऍडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन। मग ही कॉस्ट काय केली आहे आपण त्या सेव्हिंग मधून लेस केली आहे बरोबर आहे। त्याच्यानंतर आपण खाली काय केलं की नेट प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन काढायचे। मग आपल्या डिप्रिशिएशनची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे। मग जेवढी नंबर ऑफ आपली इयर्स आहे म्हणजे मशिनरीची जेवढी लाईफ आहे तेवढी आपली टोटल अमाऊंट, टोटल अमाऊंट डिवाइडेड बाय अवर नंबर ऑफ इयर। सो जे होतं त्याचप्रमाणे घेतलेलं आहे। नंबर ऑफ इयर सोबत जेवढे दिले 22,500 डिवायडेड बाय काय दिलं पहिल्याला 10 वर्ष, ठीक आहे। मग त्याचप्रमाणे आले। त्याच्यानंतर आपल्याला कॅल्क्युलेट काय करायचं आहे डेप्रिशिएशन कॅल्क्युलेट करायचं। मग डेप्रिशिएशन कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला त्याच्यामधून ती अमाऊंट लेस करायची आहे बरोबर। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिशिएशन आहे। मग आपल्याला आफ्टर डेप्रिशिएशन काढण्यासाठी
ते अमाऊंट लेस करावी लागते, बरोबर आहे. मग ती अमाऊंट आपण इथं काय केली, लेस केली. त्याच्यानंतर काय केलं, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. आता आपण जेव्हा हे करत आलो तेव्हा आपल्याला काय करायचे, नेट प्रॉफिट बिफोर टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचे. मग बिफोर टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपला टॅक्स रेट जो दिलेला आहे 40%, बरोबर आहे. मग तो 40% मी काय केला, टॅक्स रेट जो आहे तो लेस केला. त्याच्यानंतर मला काय भेटलं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स जो झाला 450. आणि लास्ट स्टेपमध्ये जसं आपण गेल्या टायमाला सुद्धा केलं होतं एसवाय मध्ये, की आपण लास्ट टायमाला ऍडिशन करतो डेप्रिशिएशनची. सो ऍड केलं डेप्रिशिएशन त्याच्यामध्ये आणि आपले कॅश इन्फ्लो काढला, बरोबर आहे. ही झाली त्याची व्हॅल्यू. कुणाला काही विचारायचं आहे का, एनीवन? ना असं समजलं, परवा पण असंच आपण केलं होतं ना कॅल्क्युलेट. येस येस, असंच होतं कॅल्क्युलेशन. इझी आहे, काय नाही, फक्त ज्या अमाऊंट आहे त्या तशाच ते घ्यायचे आहेत आणि कॅश इन्फ्लो त्याचं कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे. जर काही अडचण असेल तुम्हाला, तुम्ही मला ह्याच्यामध्ये विचारू शकता. ठीक आहे, पुढे कंटिन्यू करते बघा. देख सकते हैं आप यहाँ पे 2083 एंड द नेक्स्ट वैल्यू मशीन सी के लिए दी हम लोग को 9000, सही है. आता हम लोग को 1167 माइनस टैक्स है हम लोग का, कितना मिला टैक्स नीचे हम लोग को, कितना मिला देखिए. सबसे पहले हम लोग को जो डिप्रिसिएशन टैक्स होने के बाद 2917 माइनस कितना मिला 1167, सो इज इक्वल टू वी विल गेट 1750. उसके बाद में नेक्स्ट था हम लोग का 450, सो 450 माइनस कितना मिला 180, सो वी विल गेट 270. समझ में आया तक कैसा किया हम लोग ने, हमने क्या किया, इसका टैक्स लेस किया. अभी क्या करना है, लास्ट स्टेप के अंदर हमें दिया हुआ है कि आपको डिप्रिसिएशन जो आपने निकाला था उसको ऐड करना है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर, सही है. सो आपको डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के लिए कितना था 1750 और आपकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है 450. सो 450 प्लस 1750, हाउ मच वी विल गेट 2200 फॉर कैश इनफ्लो. ओके, फर्स्ट मशीन ए के लिए सेम लाइक हियर 2083 for second year depreciation plus how much remains amount 1750 है यहाँ पे. उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट दिया हुआ है 270 प्लस 1800, सो वी विल गेट 2070. समझ में आया कैसे कैलकुलेट किए, उसको हम कहते हैं कैश इनफ्लो. अभी उसके बाद क्या देखना है हम लोग को, हम इसके इनफ्लो निकालना है, कैश इनफ्लो. सो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, जैसे कि फॉर्मूला हमें दिया है, फॉर्म सबसे पहले बताया इसके अंदर कि आपको पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल पे बैक पीरियड इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल नेट कैश इनफ्लो, सही है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो हमें प्रॉब्लम के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है. कितना था हम लोग का फर्स्ट डिवीजन ए के लिए 17,500, मतलब कॉस्ट ऑफ मशीनरी. उसके बाद में 12,500 और सी के लिए था 9,000, सही है. अभी डिवाइडेड क्या करना है 17,500, फॉर्मूले के हिसाब से 17,500 डिवाइडेड बाय हमारा टोटल कैश इनफ्लो जो अभी हमें मिला है 2,200, समझ में आए. सो डिवाइडेड बाय 2,200 कितना आया 7.95. देख सकते हैं आप आंसर यहाँ पे फर्स्ट 7.9695, मतलब डेसिमल क्या है 5 है, सो 7.95, समझ में आया. उसके बाद में नेक्स्ट क्या है मशीन 12,500 डिवाइडेड बाय 3833, so we will get 3.26 years. Okay, so next है 9,000 divided by 2070, so 4.34 years or 4.35 years. Okay, so ये आया इसका आंसर. ठीक है, देख लीजिए एक बार पेबैक पीरियड का फॉर्मूला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मतलब हमारी टोटल मशीन की कॉस्ट अपॉन एनुअल नेट कैश इनफ्लो जो अभी हमने फाइंड किया था, सही है. तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, आंसर किया. अभी सजेस्ट क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द पे बैक पीरियड द मैनेजमेंट इज एडवाइज टू परचेज मशीन बी, क्योंकि इसका क्या है कम समय के अंदर क्या होता है कवर होता है टोटली, सही है. सो मशीन बी सिंस इज द लेसर बैक पीरियड, सबसे क्या है इसका लेसर बैक पीरियड के अंदर ये कवर होता है. सो कौन सी मशीन सजेस्ट करेंगे हम लोग, मशीन बी. ओके, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम रहेगा या कोई स्टेप समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. और समझने का प्रत्येकाला, हेलो हेलो
ठीक आहे. आता प्रत्येकाला तुमच्या समोर एक स्लाइड दिसत असेल, बरोबर आहे? इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट. जेव्हा मी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचे तुम्हाला हां. सिलेबस दिसते का स्लाइड? हॅलो? स्लाइड दिसते ना? हो, दिसते. ओके. जेव्हा मी सुरुवातीला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट तुमचं मी त्याचं इंट्रोडक्शन दिलं होतं प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये. आज आपण त्याचा थोडासा थेअरी पार्ट घेतोय आणि थोडं आता दररोज थेअरी पार्ट आणि प्रॉब्लेम असं मी चालू करणार आहे. सो पुन्हा त्याचा एकदा सांगतो इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. आता प्रोजेक्ट म्हणजेच काय, की जेव्हा आपण कोणती ॲक्टिव्हिटी करतो, बरोबर आहे, रिलेटेड टू आपल्या फील्ड असो, बरोबर आहे. आणि ही ॲक्टिव्हिटी कशी असते, वन टाईम ॲक्टिव्हिटी आहे, जी आपण प्रोजेक्टमध्ये करतो. मग काही बिल्डिंगचे प्रोजेक्ट असतात, काही रोडचे प्रोजेक्ट असतात, काही आयटी रिलेटेड प्रोजेक्ट असतात. मग हे जे प्रोजेक्ट आपण करत असतो, त्या प्रोजेक्टला व्यवस्थित पद्धतीने करणे. प्रोजेक्ट ही एक वन टाईम ॲक्टिव्हिटी आहे. एकदा तुम्ही केलीत ना, की ती आपल्याला पुन्हा करायची गरज लागत नाही. ठीक आहे. जसं मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल दिलं होतं, की WhatsApp हा त्यांनी मोठा लॉन्च केला. आता WhatsApp लॉन्च केला हा त्यांचा प्रोजेक्ट आहे. मग ते दररोज प्रत्येक वर्षाला WhatsApp लॉन्च करतात का? नाही. प्रोजेक्ट करतो. एखादी बिल्डिंग बांधली तर त्याच बिल्डिंगवरती लगेच दुसरी बिल्डिंग बांधणार नाही. त्याला काय करतो आपण, किंवा त्या WhatsAppला आपण अपडेट देतो. प्रत्येक वर्षी काही ना काहीतरी अपडेट असतं, त्याच्यामध्ये नवीन ॲड करतो. मग बिल्डिंगमध्ये सुद्धा काय असतं, किंवा रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये सुद्धा, की त्याला एक वन वे असेल तर त्याला टू वे कसं करू शकतो, त्याला आपण अपग्रेड केला. असं नाही की तो रस्ता पूर्णच बंद करून टाकला. मग हे प्रोजेक्ट व्यवस्थित कशा रन होतील हे आपल्याला बघायचं आहे. मी त्याने सांगितलंय की प्रोजेक्ट करताना तुम्ही व्यवस्थितपणे प्रोजेक्ट करून ते एकदाच होणारी ॲक्टिव्हिटी आहे आणि त्या पद्धतीने तुम्ही ते प्रोजेक्ट रन केले पाहिजे. आणि असं सांगितलं की प्रोजेक्ट जे तुम्ही कराल ते प्रोजेक्टची ड्युटीज करणारे वेगवेगळे लोकं असतात. बरोबर आहे. प्रत्येकाला तुम्ही ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली पाहिजे, ते प्रोजेक्ट करतील. आणि ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जसं की आतापर्यंतचे आपले ओल्ड पीपल होते, ते लोकं काम करत असत. बरोबर आहे. म्हणजेच काय, थोडक्यात प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटबद्दल सुद्धा सांगतोय, की लोकं काम करतात, प्रोजेक्ट कसं मॅनेज करतात हे आपल्याला बघायचं आहे. मग जर जे लोकं काम करत होती ती त्यांच्या जुन्या स्टाईलने काम करणार. आता काही जी नवीन पीपल आहेत, बरोबर आहे, ज्यांना माहिती आहे, की काय कोणते टेक्निक्स आपल्याला यूज करायला पाहिजेत, कोणती टेक्नॉलॉजी यूज करायला पाहिजे प्रोजेक्टसाठी, ती कशी येणार आहे, ती नवीन लोकांकडून येणार आहे. मग त्यांच्याकडून सुद्धा आपल्याला काय करायचे, नवीन आयडियाज घ्यायचे आहेत, की आपण प्रोजेक्ट कशाप्रकारे मॅनेज करू शकतो, आपण प्रोजेक्ट कसा करू शकतो. बरोबर आहे. आणि प्रोजेक्ट हा कसा होणार, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटची डेफिनिशन काय सांगितली आहे, की तुमचा प्रोजेक्ट चालू करण्याच्या अगोदर तुम्ही वेळ तो प्लॅन केला पाहिजे. तो डिसिप्लिनमध्ये असला पाहिजे. ठीक आहे. त्याची इनिशियल फेज काय असतील, की प्लॅनिंग. व्यवस्थित प्लॅनिंग असेल, तुम्ही प्रोजेक्ट योग्यरित्या करू शकता. बरोबर आहे. त्यानंतर एक्झिक्युटिंग. तुमचा प्रोजेक्ट कसा तुम्ही एक्झिक्यूट करताय, तुमचा प्रोजेक्ट तुमच्या कंट्रोलला आहे का? कंट्रोलला आहे याचा अर्थ काय सांगतो, की तुमचे जे करणारे तुमचे जे वर्कर्स आहेत, ते तुमच्या संग ते येऊन एकमताने काम करतात का? समजा तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट रन करताय आणि तुमचे वर्कर तुमचं ऐकतच नाहीये. तुमचा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होणार आहे का? नाही होणार. मग ते एक्झिक्यूट करणे, कंट्रोल करणे हे इम्पोर्टंट आहे. आणि प्रोजेक्ट हे एक मोठ्यासाठी लाँग टर्म आहे, की जेणेकरून तुम्ही जे प्रोजेक्ट कराल ते व्यवस्थित चालला पाहिजे. आणि प्रोजेक्टमध्ये तुमचा येणारा फीडबॅक हा प्रत्येक टाईमाला पॉझिटिव्हच असला पाहिजे. समजा एखादा तुमचा प्रोजेक्ट जर व्यवस्थित होत नसेल आणि त्याच्या बाबतीत तुम्हाला कोण निगेटिव्ह फीडबॅक देत असेल, बरोबर आहे. ते अशा टाईमात तुमचा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कधी कोण सिलेक्ट करणार नाही. मग ह्या पद्धतीने तुमचा प्रोजेक्ट आहे तो व्यवस्थित पद्धतीने झाला पाहिजे. तर हेच आहे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटची डेफिनेशन आणि मीनिंग. ठीक आहे. काय समजलं नसेल तर मला पुन्हा विचारा, की प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय? सिंपल आहे, की मीनिंग प्रोजेक्टची काय होते आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट म्हणजे काय? विथआऊट प्लॅनिंग, विथआऊट एक्झिक्युटिंग, विथआऊट कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट होऊ शकत नाही. मग हे सगळं करण्यासाठी तर ते एक हे करण्यासाठी सगळ्यात पहिले तुमचं गोल तयार असला पाहिजे. तुमचा जो गोल रेडी असेल, तुम्हाला माहिती आहे, की तुम्हाला काय अचीव्ह करायचं आहे मॅनेजमेंटमधून, प्रोजेक्ट करून. ते कधी होणार आहे? जेव्हा तुमचे हे सगळं प्लॅनिंग, एक्झिक्युटिंग आणि कंट्रोलिंग हे व्यवस्थित होईल. तर हे सांगतो प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटमध्ये. ठीक आहे. सो उद्याला आपण ह्याचे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट बघणार आहोत आणि त्याचे प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट फॉर प्रोजेक्ट व्हाय प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट नीडेड फॉर प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट हे आपण उद्याला पॉईंट आपण बघणार आहोत. आणि त्या सांगायचे एक प्रॉब्लेम आपण घेऊ. काय समजलं नसेल तर तुम्ही मला मेसेज करा किंवा विचारा. एकदम ईझी थिअरी आहे, सेम लाइक रिस्क मॅनेजमेंट. तसंच आहे तो हा सब्जेक्ट. काही टफ नाही आहे. ठीक आहे. आणि तुमची कदाचित एक्झाम जर ऑफलाईन झाली तर तर तुम्हाला हे जी इन्फॉर्मेशन आहे ती खूप युजफुल होईल आणि पुन्हा जर आपण तुमच्या कॉलेजला आलात कॉलेज चालू झाल्याच्या नंतर, ते आपण एक रिव्हिजन बेस याचा नक्कीच करू. ठीक आहे. थँक यू.